हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 11th की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 17, 18 एंड 19 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम से हम देख सकते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले कि हम 4 एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हैं विद उनके इंट्रोडक्शंस। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो ऐसे जस्ट एक बार जरूर देखें, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 17। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन is at the distance of 5 cm from the vertex. If the mirror is 45 cm deep, find the distance AB. तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है कि एक पैराबोलिक मिरर है, ठीक है, ये रहा एक पैराबोलिक मिरर। इसका जो फोकस है ना वो ये रहा फोकस, और ये फोकस वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स होता है हमारा, हमें पता है कि हमारे सिलेबस में वर्टेक्स 0 0 पे है। तो ये 0 0 से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये है आपका फोकस, ठीक है। तो और ये जो मिरर है 45 सेंटीमीटर डीप है। डीप का मतलब ये उसकी डेप्थ या उसकी आप हाइट लगा सकते हो कि इतनी उसकी हाइट है। दिस इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के मिरर्स कहाँ होते हैं, ये कौन से मिरर्स होते हैं। जैसे कि जो घरों में जैसे डिश लगी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा डिश की जो शेप होती है वो से पैराबोलिक शेप होती है, ताकि दूर से रेज आए और टकराएं और वापस क्या होती है, फोकस पे मीट करती है। ये हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, कि जब कभी भी इस तरीके से ऐसे कोई भी ऐसे कनकेव होता है तो इस तरीके से ऐसे ऐसे फॉल करती हैं और सारी की सारी ऐसे जैसे फॉल करेंगी। फॉल करने के बाद सब एक जगह पे मीट कर जाती हैं, और ये जो मीटिंग पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड द फोकस। ये ऐसे ही डिश में आप कह सकते हो यूज़ होता है, या आप कह सकते हो जब कोई फोटोग्राफर फोटोज़ लेता है तो आपके ऊपर एक वाइट कलर की छतरी से लगा देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप वो जो आसपास की सारी जो लाइट है आपके ऊपर फोकस हो। तो इस तरीके से ये आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप बता सकते हैं। तो ओके, ये तो मैंने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दी आपको। अब यहाँ से यहाँ तक फोकस है, यहाँ से यहाँ तक 45 है, हमें तो ए बी चाहिए, ठीक है। ए बी की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें पता है कि जो हमारा पैराबोला होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिक होता है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लेती हूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा ए सी प्लस सी बी के, है ना, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ, मेरे को ये भी पता है कि ए सी इक्वल है सी बी के, बिकॉज हमारा पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो ए सी प्लस ए सी लगा दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ए सी भी फाइंड कर लूँ, उसका डबल कर दूंगी तो मेरे को ए बी मिल जाएगा, है ना। तो मेरे को इन शॉर्ट फोकस करना है ये चीज़ फाइंड करने के लिए, है ना, ये चीज़ फाइंड करने के लिए। तो इस चीज़ को अगर मैं ध्यान से देखूं कि ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करती हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे मेरे पास। यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 45, और वाई एक्सिस ये चीज़ वाई मान लेते हैं। यही तो हमें फाइंड करनी है, यही हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए 45, वाई। ओके, अब देखते हैं अब हम और क्या कर सकते हैं। हमें इस वाले पैराबोला की इक्वेशन पता होती है। हमारे पास 4 टाइप के पैराबोलास थे, इधर का, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये एक एक्स एक्सिस पे है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax, और ये इस साइड है तो वो पॉजिटिव, है ना, ये चीज़ हो गई। ओके, अब ये इक्वेशन तो हमें पता है। ऑल्सो अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि इस इक्वेशन पे ही ये पॉइंट लाई करता है ना, इस पैराबोला पर ये ए पॉइंट लाई करता है, तो हमने ऐसे काफ़ी सारी फॉर्मूलाज कर रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं हमने कि हमारी जो पॉइंट होता है वो किसी एक लाइन पे हो तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। जैसे कि मान लो कि ये इक्वेशन है x + y = 5, ये किसी एक पॉइंट 2 3 से पास करता है। तो हमें पता है कि x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 पुट करेंगे = 5। हाँ जी, ठीक है। अगर एक सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है 2 3 मान लो, तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट है तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पैराबोला के ऊपर ये वाला पॉइंट है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस द पॉइंट A that is 45, y lies on the parabola, so it must satisfy the equation of parabola। तो ये रहा पैराबोला, यानी कि x की जगह पे 45 पुट करो और y की जगह पे y रहने दो। ठीक है, y की जगह पे y रहने देते हैं और x की जगह पे हम पुट करते हैं 45। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 4 5 180a। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू में मेरे को a दिक्कत कर रहा है। दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई a तो हमें दे ही रखा है, ये देखो ना, वर्टेक्स से लेकर फोकस के बीच तक के डिस्टेंस को ही तो हम a कहते हैं। तो हमें a ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे हम 180 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 900। तो हमें y चाहिए, y कितना होगा 30, y कितना आ जाएगा आपका y 30। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके 45, 30, यानी कि ये जो है ये कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो AC कितना आ चुका है आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं AB इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपके पास लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 17। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 18। अब एग्जाम्पल 18 क्या कह रहा है, अ बीम इज स्पॉटेड एट इट्स एंड बाय स्पोर्ट्स विच आर 12 मीटर अपार्ट। तो एक बीम है, ये रहा बीम कोई एक, ठीक है, जो 12 मीटर अपार्ट ऐसे स्पॉटेड है। ठीक है, इसके एंड्स ऐसे स्पॉटेड है। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। अब यहाँ पे कोई लोड रख दिया सेंटर में। ठीक है, अब कोई लोड सेंटर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे झूल जाएगा। अब ये झूल जाएगा मतलब कि नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और डिफ्लेक्ट होने के बाद जो इसकी डिफ्लेक्शन हुई है वो हो गई है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। से तो आपको पता है 3 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू 12 मीटर, बट मैं आपको अच्छे से शो करने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे झूल गया है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन हो गई है 3 सेंटीमीटर की। और ये डिफ्लेक्शन ने कौन सी शेप ले ली है, एक पैराबोला की शेप ले ली है, देख रहे होंगे आप सब। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि सेंटर से कितनी दूर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगी। तो यानी कि सेंटर से कितनी दूर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। अगर देखो ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे कम होते 2.9, 2.8, 2.7, ऐसे यहाँ के आके 2 हो जाएगी डिफ्लेक्शन, फिर 1.9, 1.8, 1.5, 1.3, 1 कहीं यहाँ जाके 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन होगी, है ना, ये होगी 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन। तो हमें ये चीज़ बतानी है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे है। मैं इसको दूसरे कलर से बताती हूँ कि सेंटर से यहाँ तक ये कितनी दूरी पे, ये पिंक कलर का पोर्शन हमने कैलकुलेट करना है, ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, बट हमें यहाँ पे दिख गया कि उन्होंने पैराबोला बोला है, तो बस हम सारे कॉन्सेप्ट पैराबोला के ही लगाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं y एक्सिस, यहाँ से ये हो गई y एक्सिस, ठीक है, और यहाँ से हमने मान ली x एक्सिस। अब देखिए आधे से ज़्यादा तो हमारा सॉल्व ही हो गया, देखने से ही पता चल रहा है। कैसे, देखो हमने हमारे सिलेबस में कौन से पैराबोलाज हैं जो किसके ऊपर होते हैं, ऐसे जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है ना। तो हमने इसको इस तरीके से मानकर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो, अगर ये 12 मीटर टोटल है ना, तो हमें पता है कि हमारे जो पैराबोला होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। तो यानी कि इधर 6 मीटर होगा और इधर 6 मीटर होगा,
ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करें, हमें पता है कि इस वाले पैराबोला की इक्वेशन भी हमें पता है। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव की तरफ है तो 4ay। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन ये है, ठीक है, ओके। मुझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, ये पॉइंट कितना दूरी पे है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, तो सोचो ये कौन सा पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें पता ही नहीं है, तो हम एक्स ही मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस का हमें पता ही नहीं है कितना है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नीचे की बात करती हूँ तो ये कितना होगा, ये देखो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है और ये कितना हो गया 1, तो 3 में से 1 गई, ये कितना बच गया 2। तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी ऊपर है, 2 सेंटीमीटर, है ना। बाकी सब मीटर 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 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है तो 2/100 मीटर हो गया, ठीक है, ओके। ये यहाँ लगा देते हैं मीटर। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी P, ये पॉइंट इस पैराबोला पे आ रहा है ना। जैसे हमने 17th एग्जाम्पल में बताया था कि ये वाला पॉइंट पैराबोला पे आ रहा है, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है ये भी तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, लिख देते हैं, सिंस द पॉइंट P lies on the पैराबोला, हमारा मेन एम क्या है, x फाइंड करना, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है ना, lies on the parabola, so it must satisfy the equation of parabola, ठीक है। तो ये रही इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह पे तो x ही रहेगा, इज इक्वल टू 4a एंड y की जगह पे कितना हो जाएगा, 2/100, ठीक है। अरे अगर यहाँ a ना हो, सिर्फ या a पता चल जाए हमें, तो हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें वहाँ से डायरेक्ट x ही मिल जाएगा, है ना। तो सोचिए a क्या हो सकता है, a हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ए होता क्या है, जैसे 17th एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि ए होता है आपका वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ तो हमें फोकस पता ही नहीं है, तो हम वो तो फाइंड ही नहीं कर सकते, ना फोकस फाइंड कर सकते हैं, ना इस मेथड से हम ए फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ना कोई एक और पॉइंट लेती हूँ, जैसे कि मान लो ये वाले पॉइंट की बात करती हूँ। ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो जो y एक्सिस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3/100 मीटर। और x कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 मीटर, और वो भी नेगेटिव का, माइनस का 6 मीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट भी तो पैराबोला के ऊपर ही है, तो ये पॉइंट भी तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वहां से हम a की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी लिखेंगे कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। तो अगर ये पैराबोला पे है तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे आप कोई भी पॉइंट उठा सकते थे, ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के लिए 6 और वाई एक्सिस के लिए 3 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाता, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट लेकर पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो ये रही पैराबोला की इक्वेशन। अब x की जगह पे -6 का स्क्वायर पुट कर दो और y की जगह पे 3/100, तो ये हो गया 36, ये हो गया 12/100 इंटू a, ये हो गया 12 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 300 इक्वल्स टू a आ गया आपका 300। बस यही तो हमें चाहिए था। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 300 आते ही हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 300 इंटू 2/100, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 3 4 12, 12 2 24, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए। तो एक्स कितना आ जाएगा,
x आएगा आपके पास √24। अब √24 निकाल लो, कैसे निकालते हैं, 2 12 2 6 2 3, जिसके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर, जिसके पेयर नहीं बन रहे वो रूट के अंदर। तो 2 एक पेयर बन रहा है एंड 3 2 6, ये रूट के अंदर। और मीटर्स में हमने सारी कैलकुलेशन किए तो मीटर हो गया। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस सेंटर से कितने दूरी पे है, 2√6 मीटर की दूरी पर है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 18। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 19। तो एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 19 को करने के बहुत सारे मेथड है। मैं आपको पहले एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर में आएगा, तो हाँ हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका एनसीईआरटी में मेथड है वो आपको शायद याद नहीं भी रह सकता, तो अगर याद ही करना है, सॉल्यूशन याद ही करना है, तो फिर आप एनसीईआरटी वाले मेथड पे जा सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको सॉल्यूशन याद करने की नीड ना पड़े। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने अपने दिमाग से कि हाँ जी हमें क्या गिवन है, कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें, रादर देन आपको याद रखना पड़े कि ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अ रोड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे दैट द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द एंड पॉइंट बी lies on the एक लाइन दोबारा लिख दी है, and the end point B lies on the y axis। ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस पहले बना लेते हैं। ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस। तो एक रोड है, ये रही रोड, जिसका A पॉइंट जो है x एक्सिस पे पड़ता है, B पॉइंट जो है y एक्सिस पे पड़ता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर की। A point P XY is taken on the road in such a way that the AP is 6 centimeter and show that the locus of P is an ellipse। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि कोई एक P पॉइंट लो, ये रहा मान लो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे XY सच दैट AP की जो लेंथ है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, अगर हमें टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अगर ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 15 - 6 दैट इज 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो लोकस है ना पी पॉइंट का, लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब होता है जैसे जैसे ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, जो पाथ अपना लेगा वो एक एलिप्स बनाएगा। यानी कि कुछ अगर ये मूव करता है पॉइंट तो इस तरीके से ऐसे 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 एक एलिप्स बनाता है। इनडायरेक्टली हमें बोला गया है कि x और y का कुछ इस तरीके का रिलेशन निकालो कि वो एक एलिप्स की इक्वेशन बनाए। लास्ट लाइन में दोबारा रिपीट करी हूं, ध्यान से सुनो। शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट P इज एन एलिप्स। वो कह रहे हैं कि P पॉइंट का लोकस यानी कि P पॉइंट जो है वो ऐसा पाथ फॉलो करता हो कि वो एक एलिप्स बनाता हो, यानी कि वो इस तरीके से मूव करता हो। तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या बोल रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि एक्स वाई में ऐसा रिलेशन निकालो कि वो एक एलिप्स की इक्वेशन बनती हो। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल्स टू 1, वेयर ए बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हमने इस फॉर्म में हमें उन्होंने एक तरीके से कह दो हिंट दे दिया कि एक्स वाई का ऐसा रिलेशन निकालो कि वो ये इक्वेशन बनाते हो। ठीक है, अच्छा तो सोचो, सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करती हूँ तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, a,0। यहाँ बी पॉइंट की बात करते तो यहाँ से यहाँ तक मान लो बी इंटरसेप्ट है तो बी मान लो, तो 0,b हो गए। ठीक है, मुझे एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, तो मैं सिर्फ ना ए बी वाली पॉइंट उठा के यहाँ रख देती हूँ एक बार के लिए। ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,b, कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, और ये जो है वो है 6 और ये जो है ये है 9। कुछ समझ में आ रहा है, 10th जैसी कोई फिगर बन गई है कि हाँ जी दो पॉइंट है, एक कोई पॉइंट बीच में है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, तो देखो अगर 6 9 है, अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो ये क्या बनता है, 2:3 बनता है।
यस, रेशो बोलते ही आपको समझ में आ गया कि जब कभी इस टाइप की कंडीशन होती है कि कोई एक पॉइंट होता है, किसी एक लाइन सेगमेंट पे होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की अगर हम कोशिश कर रहे होते हैं और रेशो हमें पता होता है तो हम क्या लगाते हैं? 10th में हमने पढ़ रखा है सेक्शन फॉर्मूला, तो हम यहाँ लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि हम सेक्शन फॉर्मूला को पहले ट्राई देने की कोशिश करते हैं कि एक्स वाई की फॉर्म में कुछ निकल आए। ठीक है, तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं, मैंने आपको याद करवा रखा है, m प्लस एन बाय एम प्लस एन लिखते हैं, फिर लिखते हैं m प्लस एन बाय एम प्लस एन, ये लिख देते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं x2 x1, फिर यहाँ लिखते हैं y2 y1, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2 और ये होता है mn। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। x2 0 प्लस x1 इज a और n कितना है 3, तो 3a आ जाएगा, 3a बाय m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3, ये हो गया 5। ठीक है, सॉरी ये बंद नहीं होगा। ओके, नाउ y2 इज b, ठीक है, एंड m इज 2, तो 2b प्लस y1 इज 0, तो 0 बाय 2 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो मेरे को क्या मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो p x y इक्वल आ रहा है p 3a बाय 5 के एंड 2b बाय 5 के। यहाँ से तो x की वैल्यू 3a बाय 5 आ गई, y की वैल्यू 2b बाय 5 आ गई। मेरे को तो रिलेशन चाहिए था, क्या करें अब, कोई बात नहीं। अगर मेरे को तो अब यहाँ से हमें x मिल गया है 3a बाय 5 और y मिल गया है 2b बाय 5। ठीक है, लेकिन हमें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए था, वो तो नहीं मिला हमें। कोई बात नहीं, और देखते हैं और हमें चीज़ें कहाँ से क्या मिल सकती हैं। कुछ तो आया, चलो x और y की कुछ तो वैल्यू आई है। अच्छा, हमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ए बी जो है ना वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके एक्स वाई में रिलेशन ला सकते हैं इन दैट होप। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ए बी क्या है, क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ए बी कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो ए बी तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 मान रखा है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। x2 माइनस x1 a का स्क्वायर प्लस y2 b माइनस y1 इज 0 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ अब रूट हटा देते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर। अब ये ए बी की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं, अरे ये हमने एक्स वाई निकाल रखा है, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5x/3, यहाँ से कर दो, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो अब इन दोनों को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। a कितना हो गया 5x/3 का स्क्वायर और b कितना हो गया 5y/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 225 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर बाय 9 प्लस 25y स्क्वायर बाय 4। 25 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 25 कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, 25 मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 225/25। ठीक है, ये आ गया आपका 9। ठीक है, x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। अब ये हमारे पास देखो, हमने क्या सोचा था कि हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी, तो देखो x स्क्वायर बाय 9 आ रहा है, वाई स्क्वायर बाय 4 बट इज इक्वल टू 9 आ रहा है ना, तो मैं अगर यहाँ पे 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 नीचे चला जाएगा, तो 9 9 जा 81, 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 9 4 जा 36, और यहाँ क्या बच जाएगा 1,
तो क्या ये एलिप्स जैसी इक्वेशन आ गई? तो देखो हम यही सोच रहे थे कि एक्स वाई में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन निकल के आए कि वो एलिप्स की इक्वेशन जैसा दिखता हो, तभी हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है उसका लोकस यानी कि उसका पॉइंट का पाथ एक एलिप्स बनाता है। तो ये तो हो गया ऐसा मेथड जो आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा 15 दे रखा है, ये पॉइंट एलिप्स बनाता है, तो जैसे ये चीज़ आए तो आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा के शुरू कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का जो आपको दे रखा है उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया उसको देखते हैं। अगेन इस तरीके से बनाएंगे हम। तो ये रहा कोई पॉइंट P x y, ठीक है, ये A कोऑर्डिनेट, इसको हम मान लेंगे a, 0 और ये B, और इसको हम मानेंगे B इंटरसेप्ट होगा, ये हो जाएगा 0, B। ठीक है, ओके। तो अब उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से इसको बना दिया गया कि मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, अगर ये 6 है, ये कितना है 9 है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है हमें नहीं दे रखा, ये कितना है हमें नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा। लेकिन अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को देखती हूँ, लेट इट बी ए पी, इसको लगा देते हैं हम C मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं। अगर ये ट्राइंगल और इन ट्राइंगल को दोनों को ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, और जितना ये एंगल होगा थीटा उतना ये एंगल होगा। इन एंगल्स का क्या नाम होता है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो यानी कि ये दो ट्राइंगल क्या हो गए आप लोगों के सिमिलर हो गए, क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल्स हैं आपस में बाय ए सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम एक्स और वाई में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या है आपके पास? वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ये चीज़ जो है ये क्या है आपके पास? एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हमें, अगर मैं इसमें निकालती हूँ, इस वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ, तो y का 6 के साथ रिलेशन क्या बनेगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन हुआ? साइन का। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज y/6 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो मुझे x भी चाहिए, मुझे 9 भी चाहिए। तो बेस थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मेरे को बेस चाहिए। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा x/9। अब हम इन दोनों को कैसे रिलेट करें? हमें इतना भी पता है, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब वैसे तो ये आइडेंटिटी एक ही ट्राइंगल पे लगती है, बट यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में निकाले हुए साइन और कॉस को इस आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट कर दो, y²/36 प्लस x²/81 इक्वल्स टू 1। ये भी क्या आ गई? एलिप्स की इक्वेशन, सेम। तो ये था एक तरीके से शॉर्टकट मेथड। अगर आपको ये याद ना रहे तो आपको जो मैंने पहले समझाया वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में आए तो ये कर देना, 3 मार्क्स में आए तो वो वाला भी कर देना, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो कम मार्क्स में आए तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स में आए तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये तो याद रहने वाली, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर गो विद द फ्लो। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।